शनिवार 21 जून को ईरान ने इसराइल के हाइफा और तेल अवीव पर फिर हमले किए। दावा किया जा रहा है कि तेल अवीव में होम मिनिस्ट्री के ऑफिस को निशाना बनाया गया, जहां ईरानी ड्रोन ने धुआं कर दिया है। जी हां, ईरान ने अब अपनी ड्रोन यूनिट में से मारक ड्रोन निकाल लिए हैं। इसराइल पर मिसाइलों से कहर बरपाने के बाद अब ईरान ने फिर युद्ध की रणनीति बदली है और वो अपने सबसे माहिर डिवीजन ड्रोन यूनिट की तरफ आ गया है। पहले कादिर, गदीर और फतेह बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल को तगड़ी चोट देने के बाद अब ईरान ले आया है अराश 1 और अराश 2। इस मानव रहित हवाई मशीन की खासियत यह है कि यह आत्मघाती है। जहां जाती है वहां तबाही मचाती है, दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। ईरान का दावा रहा है कि अराश 2 ड्रोन 2000 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी खतरों को मिटा देगा, जबकि ईरान से इसराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है और इसराइल की डेप्थ इतनी है कि 1000 किलोमीटर की क्षमता वाली कोई भी मिसाइल या ड्रोन उसके हर कोने पर निशाना लगा सकता है। दुश्मन के रडार से बच निकलने वाला अराश ड्रोन इस्लामिक रिपब्लिक और पासदारान इस्लाम की जबरदस्त तकनीक है। कहा जाता है कि इसे ईरान में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. साल 2022 में ही ईरान ने दावा कर दिया था कि उन्नत अराश 2 और इससे पहले का मॉडल अराश 1 दुश्मन से टकराव के हालात में इसराइल के तेल अवीव और हाइफा के तटीय इलाकों को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ाए जाने वाले अराश ड्रोन का पंख डेल्टा किस्म का है और इसे हैवी स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए इसका डिजाइन लड़ाकू ड्रोन को बैलेंस बनाते हुए और लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए अपने ईंधन को सेव करते हुए उड़ने की ताकत देता है। गौरतलब है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में से एक है। ईरान के शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में खूब किया है। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि अराश ने इसराइल में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने एक वीडियो शेयर करके दावा किया है कि अराश 1 और अराश 2 इसराइली टारगेट की तरफ बढ़ चले हैं। दावा किया जा रहा है कि इसराइल में अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि वहां की आवाम को लगता था कि हमारा देश आक्रामक है, लेकिन किसी में इतना दम नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचा दे। लेकिन इस बार अपने शहरों और घरों तक इतनी तबाही उन्होंने इसराइल के बनने के बाद पहली बार देखी है, जिसके चलते वहां बड़ी तादाद में लोग बंकर में हैं। कहा जा रहा है कि कुछ इसराइली समंदर के रास्ते भी देश छोड़कर निकल रहे हैं। उनके साइप्रस और अन्य देशों में पहुंचने की चर्चा हो रही है। एसोसिएटेड प्रेस ने साइप्रस पहुंचे इसराइलियों के वीडियो भी जारी किए हैं। इसराइल और ईरान के बीच चल रही जंग लगातार बड़ा रूप ले रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे युद्ध विराम की बातें भी उठने लगी हैं, लेकिन 13 जून को जब इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की तो इस हमले में उनके कई परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद जब युद्ध आगे बढ़ा तब भी उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए। यानी कुल मिलाकर इस युद्ध के केंद्र में है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इस संघर्ष से पहले अमेरिका भी ईरान को कई बार धमकियां दे चुका है और जब धमकियों से बात नहीं बनी तो बैठकों का दौर आगे बढ़ा। इसके बाद क्या हुआ, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और इसराइल समेत कई अन्य देशों के लिए चिंता का सबब है। लेकिन एक ओर जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसराइल के परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिमी देशों या फिर यूएन की किसी संस्था ने कुछ नहीं कहा। मिडिल ईस्ट में इसराइल ही इकलौता ऐसा देश है जिसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इसराइल के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया खामोश
क्यों है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर क्या क्या जानकारियां मोटे तौर पर सामने आई हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार संयुक्त राष्ट्र में ये कह चुके हैं कि ईरान परमाणु संवर्धन यानी यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है और परमाणु बम बनाने के करीब बढ़ रहा है। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई रिपोर्ट्स जारी कर चुकी हैं। IAEA की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडारण बढ़ाया है। मार्च 2025 तक ईरान के पास लगभग 275 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम था, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% संवर्धन स्तर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके अलावा Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कई बार ये कहा कि ईरान ने IAEA के निरीक्षकों को परमाणु केंद्रों जैसे नतांज और फोर्डो तक नहीं जाने दिया। इसके अलावा ईरान ने अपने परमाणु स्थलों से उनके निगरानी उपकरण जैसे कैमरा, रिकॉर्डर या अन्य चीजों को हटा दिया। यानी IAEA का ये कहना है कि ईरान परमाणु संवर्धन कर रहा है, लेकिन हाल ही में अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि उनके पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। दूसरी ओर इसराइल पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इसराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि इसराइल ने इसे खारिज भी नहीं किया है। इसे परमाणु अस्पष्टता या न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी की नीति कहा जाता है, जिसके तहत वो अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में खुलकर जानकारी नहीं देता। हालांकि दुनिया के कई देश ये मानते हैं कि इसराइल के पास परमाणु हथियारों से सुसज्जित एक असलाखाना यानी शस्त्रागार है। इसराइल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसलिए भी चुप रहती हैं क्योंकि इसराइल ने परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं। ऐसे में IAEA के निगरानी संबंधित नियम इसराइल पर लागू नहीं होते। इसके बावजूद IAEA ने कई बार इसराइल से परमाणु कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता की मांग की है, लेकिन इसराइल ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए एजेंसी की मांग को खारिज किया है। दरअसल IAEA की शक्तियां उन्हीं देशों तक सीमित हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं या वे देश NPT के सदस्य हैं। यही वजह है कि इसराइल का NPT के सदस्य ना होने की वजह से IAEA उसके परमाणु कार्यक्रम में प्रत्यक्ष तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अरब देश इसराइल के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जांच की मांग करते रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों में खामोशी देखी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और यूरोप के परमाणु संपन्न देश फ्रांस की मदद से ही इसराइल पर परमाणु हथियार हासिल करने का आरोप लगता है। क्योंकि साल 1952 में इसराइल के एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी IAEC की स्थापना करने के बाद 1955 में अमेरिका इसराइल के बीच एटम्स फॉर पीस समझौते के तहत सहयोग शुरू हुआ और फिर 1958 से 1962 में फ्रांस की मदद से ही इसराइल ने डिमोना परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया, जो इसराइल का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र माना जाता है और ये नेगेव रेगिस्तान में स्थित है। इसके बाद 1969 में इसराइल और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इसराइल परमाणु बम की बात न तो स्वीकार करता है और न ही इसका खंडन। इसके कुछ सालों के बाद 1974 में इसराइल ने NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, लेकिन दुनिया को इसराइल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में तब पता चला या तब शक गहराया जब 1986 में मोर्देचाई वानुनु नाम के एक न्यूक्लियर टेक्नीशियन ने डिमोना से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें मीडिया में लीक कर दी। तब से ही इसराइल के परमाणु कार्यक्रम पर विवाद है, लेकिन क्योंकि इसराइल NPT का सदस्य देश नहीं है, इसलिए IAEA इसराइल के परमाणु कार्यक्रम के मामले में कोई दखल नहीं दे सकती। यही वजह है कि ईरान, जिसने NPT पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके परमाणु कार्यक्रम पर समय समय पर निगरानी होती है या रिपोर्ट्स जारी की जाती है, लेकिन इसराइल के परमाणु कार्यक्रम पर नहीं। दावा किया जाता है कि साल 1979 में इसराइल ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। यह दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में दक्षिण अटलांटिक महासागर है। इस घटना को वेला इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। दरअसल अमेरिकी सैटेलाइट वेला, जो कि खास तौर पर न्यूक्लियर डिटेक्शन के लिए थी, उसने दोहरी चमक यानी डबल फ्लैश रिकॉर्ड किया, जो आमतौर पर परमाणु विस्फोट का संकेत देती है। खास बात यह है कि अमेरिका ने भी इसे शुरुआत में परमाणु परीक्षण माना, लेकिन बाद में इस रिपोर्ट को अस्पष्ट बताया गया। इसलिए अब भी कहीं ये पुख्ता सबूत नहीं है कि इसराइल ने यहीं पर अपना परमाणु परीक्षण किया था।